बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिक्र किताब के लिए आज मैंने शामिल फारूकी एकेडमी से जिस किताब का इंतखाब किया है उसका नाम है सरकारी इदारों की इस्लाह। अच्छा, ये डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब ने लिखी है। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब बड़े मारूफ आदमी हैं। आप कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप मिनिस्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के वाइस चांसलर रहे और फिर आप मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे। इस किताब का टाइटल कुछ ऐसा है कि एक आम बात जो जहन में आती है और मेरे भी कुछ अर्से तक यही बात जहन में थी कि चूंकि डॉक्टर साहब आईबीए के वाइस चांसलर रहे हैं, आईबीए से ताल्लुक है, लिहाजा जब बात होगी सरकारी इदारों में इस्लाह की तो यकीनन इसमें कुछ अमली तजावीज़ दी जाएंगी कि किस तरीके से इस्लाह करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे बनाया जाए, ओएनएम क्या हो, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो और किस तरीके से काम के अंदर एफिशिएंसी लाई जा सके। लेकिन जब मैंने ये किताब उठाई, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो इतनी दिलचस्प आप बीती इसकी हद नहीं। ये इसके टाइटल से नहीं लगता कि इनकी आप बीती है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत आप बीती है और इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें इन्होंने अपने बचपन का अपने जो बाकी जिक्र नहीं किए हैं, आप बीती का सिर्फ वो हिस्सा उठाया है जो इनका आईबीए में और कराची यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर गुजरा। वहां क्या क्या चीजें उन्होंने देखी और क्या क्या चीजें एक्सपेरिमेंट किए। अब पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं जो वाकयात हैं इसके अंदर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो किताब का एक पुराना एडिशन है अप्रैल 2015 का, जिसकी कीमत तकरीबन 580 रुपये है और ये एटलांटिस पब्लिकेशन में शाये किया था और गलबन अगर आप देखेंगे तो मुमकिन है कोई नया एडिशन और नई कीमत साथ मिल जाए। लेकिन अगर आपको ये पुराना एडिशन मिल जाता है तो आप इसको ले लीजिए, इसको पढ़िए और बहुत ही दिलचस्प किताब है। इस किताब में डॉक्टर साहब ने बहुत ही इनकिसारी के साथ अपने तमाम वो वाकयात कलमबंद किए हैं जिससे वो तब्दीली लेकर आए आईबीए में भी और कराची यूनिवर्सिटी में भी। और ये किताब पढ़ के बड़ा हौसला होता है कि अगर फर्द वाहिद भी अगर कोशिश करे तो वो इदारों पे कितना असरअंदाज हो सकता है। वरना नॉर्मली हम लोग सब मरगंबों के शिकार होते हैं कि बड़े इदारे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो कोई भी से नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कैरियर की कहानी स्टार्ट करते हैं आईबीए से। आईबीए में इनका पहला बड़ा जो कारनामा जो मैंने बताया है वो ये है कि इन्होंने हर किस्म के वहां पे कोटा सिस्टम को खत्म करवाया। जब ये गए थे तो कोटा सिस्टम में पंजाब से भी लड़के आते थे, बलूचिस्तान से भी लड़के आते थे, सूबा सरहद से भी आते थे। बल्कि उसमें लतीफा ये हुआ कि इन्होंने कुछ सूबा सरहद के कोई लड़कों से देखा कि उनके रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे कि आप ये फुल डे ना करें, आप इसको कम कम पर्चों में करें ताकि आप एक साथ आईबीए निकाल सकें। तो उन्होंने इसको बड़ी अपनी तौहीन समझा और डॉक्टर साहब के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई कि ये पठानों के खिलाफ साजिश हो रही है और पठानों से मशवरा दिया जा रहा है कि बजाय से कि पूरा कोर्स एक साथ लें, वो कुछ कुछ पर्चे करके निकालें वगैरह वगैरह। एक लंबी कहानी है कि फिर डॉक्टर साहब गए वहाँ पे सूबा सरहद में मिले, उनके सेक्रेटरी एजुकेशन से उनको सारी चीज़ें समझाई। उनका नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जो कोटे इन्होंने ख़त्म करवाया उसमें बड़ा कमाल ये था कि इन्होंने जीएचक्यू के कोटा भी ख़त्म करवा दिया। आईबीए में एक रवायतन जीएचक्यू की भी सीटें थी और वहां से पर्ची लिख के आती थी कि फलों का एडमिशन दे दो। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आप एडमिशन जरूर करें, ये आपका हक है, आपकी सीटें हैं, हम आप जानते हैं, लेकिन मिनिमम वो लड़का आईबीए का इम्तिहान क्वालिफाई करेगा तो फिर आपके कोटे पे आ सकता है, वरना आपके कोटे पे नहीं आ सकता। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। काफी मसाइल है लेकिन अल्टीमेटली फिर ये तय हुआ। बल्कि डॉक्टर साहब ने तरकीब निकाली कि उनको देखते थे कि जहाँ जब लड़के पास करते थे सारा, कि उसमें जब मालूम हुआ कि किसी का आर्मी का बैकग्राउंड है तो उससे कहते थे अब तुम जाके जीएचक्यू से एक सिफारिश लेकर आ जाओ उनके कोटे के लिए। तो इस तरीके से कोटा सिस्टम को खत्म कराया, लेकिन इन्होंने इनटेक हर जगह से लिया। जब इनको महदूद कर दिया गया कि आप सिर्फ सिंध के लड़कों को लेंगे क्योंकि आप सिंध की यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, सिंध के प्रेमिसेस में हैं, आप दूसरे सूबों में जाके नहीं कर सकते, तो इन्होंने इस बात को भी मनवाया कि दूसरे सूबों में गए, वहां पे मेरिट टेस्ट कंडक्ट करवाए और फिर वहां से इनटेक लिया, बलूचिस्तान से, पेशावर से। इनका मसला यह था कि सिर्फ मुझे मेरिट चाहिए और मैं चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए। तो एक तरफ कोटा खत्म करवाया और दूसरी तरफ ये राइट भी ले लिया कि अगर दूसरे सूबे का लड़का कोई मेरिट पे आएगा तो वो आईबीए में दाखिला ले सकता है। जब इन्होंने आईबीए ज्वाइन किया था उस वक्त इतना म्यार इतना अच्छा नहीं था, वहां पे नकल का भी रवाज था, वहां पे पर्चे भी लीक होते थे। लेकिन इन्होंने कुछ सिस्टम ऐसे किए कि वहां पे ये तमाम का तमाम नकल का कल्चर सारा खत्म हो गया और इस पर इन्होंने किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं मानी और कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। डॉक्टर साहब का एक कारनामा यह भी था कि उनको बैक वक्त चौमुखी लड़नी पड़ी। स्टूडेंट्स के प्रेशर ग्रुप थे, टीचर्स के प्रेशर ग्रुप थे, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रेशर ग्रुप थे,
और साथ ही साथ लैंड माफिया का प्रेशर ग्रुप था। लेकिन जो इस आपबीती से हमें पढ़ने को मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने एक एक का मुकाबला किया और उन्होंने हर वक्त एक हालत जंग में रहे आईबीए के और बिलखुसूस कराची यूनिवर्सिटी के हालात को ठीक करवाने की खातिर। यूं तो आप जो जो इस किताब को पढ़ते आएंगे आपको लुत्फ आता जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें एक चीज ये भी दी हुई है कि वो डॉक्टर साहब कितने सख्त पाबंद थे डिसिप्लिन के और टाइमिंग के। दो इसमें बड़ी दिलचस्प वाकयात दिए हुए हैं कि एक दफा वहां पे ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और इसमें अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल को बुलाया गया था, आप आके अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 7 बजे का टाइम था, डॉक्टर साहब ने 7 बजे सेरेमनी स्टार्ट करा दी। वो अमेरिकन कॉन्सुलेट आया तो 7:30 बजे मालूम हुआ कि सेरेमनी तकरीबन इख्तिताम पे, और जो वहां पे मौजूद दूसरे डिग्निटीज थे, सेलिब्रिटीज थे, उनके जरिए वो अवार्ड बंटवा दिए गए। तो खासा बेचारा शर्मिंदा भी हुआ, बल्कि फिर लतीफ़ा ही लिखते हैं कि जब उस अमेरिकन कॉन्सुलेट का वापस अमेरिका ट्रांसफर हुआ तो डॉक्टर साहब ने उसको बुलाया एक अलविदाई पार्टी देने के लिए। तो उस दावत के लिए वो मुकर्रर वक्त से पौना घंटा पहले पहुंच गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा शायद आपने वक्त देखा नहीं, वक्त तो हमारा पौने घंटे के बाद है। कहने भाई देख लिया था, लेकिन मैं ये तासुर नहीं डालना चाहता था कि अमेरिकन वक्त के पाबंद नहीं है। और पिछली बार भी मुझसे गलती इसलिए हुई थी कि लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि जो टाइम दिया है उसके 1 घंटे बाद ही फंक्शन स्टार्ट होते हैं नॉर्मल पाकिस्तान में, आप आधा घंटा पहले भी पहुंच जाएंगे तो बहुत है आपके लिए। कहने पिछली बार मुझे इसलिए देर हुई। और इसी तरीके से एक और बड़ा किस्सा लिखा उन्होंने कि ग्रेजुएशन सेरेमनी का अनाउंस किया, तमाम लोग वहां पे आ गए और उसमें होता ही है कि तमाम जितने लड़के हैं वो पहले अपना गाउन और हैट वगैरह पहन के लाइन वगैरह लगा देते हैं और उसके बाद फिर नाम पुकारे जाते हैं। तो उन्होंने बताया था इतने बजे ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम से पहले 2-4 दफा अनाउंसमेंट करवाई कि भाई आप लोग डिसिप्लिन की पाबंदी करें और आके फौरी तौर पर लाइन में लग के तैयार हो जाए। लेकिन कुछ तो लड़के मिल रहे थे काफी अरसे के बाद और कुछ वो आईबीए के रहे भी नहीं थे और वो अपने आपस में गपशप में लगे थे। तो डॉक्टर साहब ने 7 बजे ऐलान कराया कि आज हमने एक शेड्यूल की थी यहाँ पे सेरेमनी, ग्रेजुएशन सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी, लेकिन इत्तेफाक से जो मुकर्रर वक्त था उस पर चूंकि तैयारियां मुकम्मल ना हो पाई, लिहाजा इस साल की ग्रेजुएशन सेरेमनी मनसूख की जाती है। कुछ देर तो लोग बैठे रहे कुर्सियों पे कि शायद डॉक्टर साहब गुस्से में आ गए, अभी ठंडे हो जाएंगे। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े ओहदेदार आए हुए हैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने मनसूख कर दिया। तो जब डॉक्टर साहब ने देखा कि लोग हिल नहीं रहे तो बाकायदा वहां की लाइटें बंद करवा दी ताकि जितने भी वीआईपीज भी आए हुए थे उनको मालूम हो गया डॉक्टर साहब मीन्स बिजनेस, इन्होंने कह दिया मनसूख तो फिर मनसूख, और मनसूख इसलिए कि ठीक 7 बजे क्यों नहीं शुरू हुई। तो जब लोग मायूसी के आलम में जा रहे थे तो किसी ने आहिस्ता से डॉक्टर साहब से कहा कि साहब वो सारा खाना ज़ाया हो जाएगा, कम से कम चले आप ग्रेजुएशन सेरेमनी मनसूख कर दी वो तो सही है, कम से कम लोगों जो जा रहे हैं खाना तो खिलवा दें, इनको सब ज़ाया हो जाएगा। कहेंगे उसकी आप फिक्र ना करें, कोई खाना ज़ाया नहीं होगा। जब मैंने ग्रेजुएशन सेरेमनी मनसूख की थी उससे पहले मैंने अहकामात दे दिए थे कि जितना भी खाना आया है सारा ईदी सेंटर पहुंचा दिया है। इतने सख्त पाबंद थे ये डिसिप्लिन के और टाइमिंग के। फिर डॉक्टर साहब ने बड़ा कमाल ये किया कि वहां पे हर किस्म की चोरी चमारी को रुकवाया। बड़े बड़े नाम होते हैं बड़े बड़े इदारों के, लेकिन बड़े छोटी हरकतें लोग किया करते हैं। और इस पूरी किताब में आपको बड़ी हैरत अंगेज किस्से मिलेंगे कि किस किस लेवल की चोरी थी जो डॉक्टर साहब ने पकड़ी, और वो बड़ी डिटेल के अंदर जाते थे। ये नहीं कि उनका भी 20,000 की चोरी पकड़ लो, लाख की चोरी पकड़ लो, वो 100-200 रुपए की चोरी को भी चोरी ही समझते थे और लाखों की चोरी का तो जो अशर किया तो इसमें है ही सारा। मसलन वहां पे ये था कि आईबीए में जब बल्ब लगाए, जब लाइटें लगाए तो गायब, कुछ ऐसी बात फिर मालूम हुआ नई रोशनारी गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा किसी से वहां जाके कि भाई अभी तो बल्ब आए थे, कहाँ चले गए, ट्यूबलाइट कहाँ चलेगी। तो वहां पे जो चौकीदार था उसने बताया कि साहब यहाँ पे कबूतर बहुत हैं असल में, तो कबूतर ये करते हैं कि आगे ठोंगे मारते हैं और जब ठोंगे मारते हैं तो ये टूट जाते हैं, तो हम शीशे उठा के समेट के बाहर फेंक देते हैं। अब जाहिर इस चीज को डॉक्टर साहब क्या चैलेंज करते हैं। अगली बार दोबारा जब उनको इत्तला मिली कि फला डिपार्टमेंट की एक ट्यूबलाइट को कबूतर ठोंगे मार गए, अब उसका कोई वजूद नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने किया कि शाम के औकात में जो वहां पे स्टाफ यहाँ पे रहता था, स्टाफ कॉलोनी में जाके देखा कि वहां का एक चौकीदार या एक चपरासी टाइप का था, उसके घर पे एक नई ट्यूबलाइट लगी थी। तो डॉक्टर साहब ने जाके वो ट्यूबलाइट उतरवाई, उसके पीछे उन्होंने आईबीए का नाम लिखा हुआ था, उसकी चोरी पकड़ी गई और उसको वहीं पे टर्मिनेट कर दिया गया। इस तरीके से इतनी डिटेल में उनको पास कोटेशन आती थी कि जनरेटर खराब हो गया पूरा
और इसके ऊपर जो मिनिमम जो खर्चा आ रहा है वो 1.25 लाख का आ रहा है। और डॉक्टर साहब जाते थे लालूखे से अपना बंदा पकड़ ले जाते थे और उससे वो काम 10,000 में करा लेते थे। इस तरीके से उन्हें जो मैं समझता हूँ कि जो रियासत का पैसा है उसको उन्होंने अपना पैसा समझ के जिस तरीके से मरम्मत कराए, जितनी पुरानी गाड़ी में रहते रहे, ये तमाम अहवाल जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे क्या इस दौर में भी ऐसे होते थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने खाली कोई चपरासियों की चोरी पकड़ी हो, क्लर्कों की चोरी पकड़ी हो, या ये कि चौकीदारों की चोरी पकड़ी हो। डॉक्टर साहब ने तो बड़े बड़े जो ऊंचियां शाना वाले और ऊंची पगड़ी वाले उनकी चोरियों को पकड़ा। यूनिवर्सिटी में रिसर्च के नाम के जो पैसे आते थे वो 1-2 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में होते थे। और उसके अंदर 2 एक वाक़यात लिखे तो उसकी बड़ी हैरत होती है कि इस सतह पे पहुंचने के बाद भी लोग इस किस्म करते हैं। मसलन किसी साहब ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया कि साहब मैं खारे पानी से फसलें उगाने का तजर्बा करना चाहता हूँ, कुछ केमिकल बनाऊंगा। तो पैसा मिलता रहा, पैसा खर्च होता रहा, और जब एक दफा डॉक्टर साहब ने जाके खुद जाके उस प्रोजेक्ट पे छापा मारा तो मालूम ये हुआ कि वहाँ किसी किस्म का कोई स्टाफ नहीं, स्टाफ सारा मौसूफ के घर पे था, कोई गाड़ियाँ नहीं, वो सब मौसूफ घर पे थी। और वहाँ पे सिर्फ ये किया था उन्होंने कि जहाँ पे खारे पानी का था वहीं पे एक पानी का, मीठे पानी का एक टैंक भी बनवाया हुआ था। और जहां डॉक्टर साहब ने देखा कि बाकायदा पानी के टैंकर के निशानात थे व्हील के, इसका मतलब कि उसमें पानी डाला जाता था और उससे फिर वो बबूल और कीकर ये सब लगाते थे जो बड़े जानदार पौधे हैं। और तस्वीरों के तक बताया था कि क्या जबरदस्त प्रोडक्ट लगा दिया। और एक और कारण लिखा कि साहब एक साहब ने कोई अमेरिका से कोई रिसर्च प्रोडक्ट ले लिया। अमेरिका के ज़ाहिर अपने इंटरेस्ट होते हैं सब कामों में कि साहिल समुद्र पे जो बहरी जहाज खड़े हैं उन पे जो कीड़े लगे होते हैं उस पर रिसर्च करने के लिए, उसके लिए फंड मंगवाए गए करोड़ों रुपए में, जिससे माशाल्लाह बीच के किनारे एक बड़ी लग्जरी किस्म की हट बनाई गई, एक बोट ली गई, पजेरो गाड़ी ली गई और बड़ा एक है बहुत ही बड़े साइज का टीवी लिया गया, बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन चीजें, बाकायदा पिकनिक होती थी, सब कुछ समा था। और इस तरीके से वहाँ पे पैसा लुटाया जाता रहा। और फिर वो इन द मीन टाइम वो साहब रिटायर हो गए, जी मुझे आखिरी दफा जाना अमेरिका के दौरे पे, इसका जरा मुझे दीजिए। उनको वो किस लिए कहेंगे, वो एक खास जगह पे खास में झींगा पाया था उसके लिए। तो डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से ऐसे प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की चोरी के लिए थे उनको बंद करवाए और उनके पैसे जो हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करवाए। और फिर डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि आपने कराची यूनिवर्सिटी को बिल्डर माफिया से शिकंजे से निकाला। क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के जमाने में कराची थी कि शहर से 12 किलोमीटर परे, लेकिन फिर वो जो गुलाम अब्बास का अफसाना है आनंदी, उस तरीके से शहर खुद फैलता फैलता कराची यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया था। तो कराची यूनिवर्सिटी की जमीनों पर कब्जे होने शुरू हुए थे। कितनी मुश्किलों से डॉक्टर साहब ने जाके सर्वे ऑफ पाकिस्तान की में से पुराने नक्शे निकलवाए, बाकायदा जला दिए गए थे, रिकॉर्ड गायब कर दिया गया था उसका जमीनों कब्जे के लिए। और फिर बिल्डर माफिया के वहां से कब्जे खत्म करवाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं दिन में हमारी दीवार खड़ी थी यूनिवर्सिटी की और शाम में कुछ लोग आए तोड़ गए और मैंने रातों रात नई दीवार खड़ी करवा दी ताकि उनको ये मैसेज मिल जाए कि मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। ये और आगे बड़ा अहवाल है कि फिर इसका बिल्डर माफिया ने इनसे कैसे बदला गया। दरअसल डॉक्टर साहब ने बहुत खुल के बात बताई है कि माफिया से टक्कर लेना इतनी आसान बात नहीं है। किसी भी लेवल की माफिया हो, किसी भी तबके की माफिया हो, बिल्डर की माफिया हो, टीचर्स की माफिया हो, असिस्टेंट की माफिया, माफिया माफिया होती है। बताने लगे कि इस किस्म के इदारों में इस्लाह करना और इस किस्म के लोगों को, करप्ट लोगों को और काबू करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? इसलिए कि आप बराह रास्त किसी की पेट पर लात मार रहे हैं, बराह रास्त आप उसकी आमदनी के ऊपर लात मार रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा वाजे किया है कि भाई अगर आपको शौक है ना इदारों में इस्लाह का तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, इसमें 3 किस्म के खतरात होते हैं। पहला खतरा है जान का, दूसरा खतरा है इज्जत का और तीसरा खतरा है नौकरी जाने का। डॉक्टर साहब को ये सारी इस्लाहात मुतारिफ कराने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चंद एक वाक़या जो मैंने इस किताब में पढ़े मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनके बच्चे ने IBA का टेस्ट पास कर लिया था और अच्छा एकेडमिक कैरियर था, एवरीथिंग वाज ओके। और बाद में मालूम है जब उसका इंटर का रिजल्ट आया तो एक इम्तिहान में 2 नंबर से प्रैक्टिकल के पर्चे में से फेल किया गया था और बाकी उनकी परसेंटेज सारी सही थी। और उनको मालूम था कि जिसने ये जो एग्जामिनर था वो किंग साहब का रिश्तेदार था और उनको किस तरीके से वो रिफ्यूज कर चुके थे। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी का बड़ा मुश्किल दिन था। जिस तरीके से मैं तमाम स्टूडेंट को खत लिखता था उसी तरीके से मैंने अपने बेटे को खत लिखा कि सॉरी आपका दाखिला IBA में नहीं हो सकता,
आप अगले साल फिर मेहनत करके आइए, तब आपका दाखिला होगा। अपने बेटे को दाखिला नहीं दिया। अगर चाहते तो कहते कि भाई इसको करवा रहा हूँ मैं, और ये चाहते तो 2 नंबर बढ़ भी जाते रहे उसके अंदर, लेकिन मैंने वो नहीं किया। अच्छा, जान के खतरे कैसे कैसे होते थे। एक बार डॉक्टर साहब किसी होटल के अंदर कोई सेमिनार से खिताब करते हैं, मोबाइल फोन वगैरह थे नहीं, वहां पे एक मैसेज आया कि आपकी बेगम बहुत ही डेस्परेटली आपसे बात करना चाहती हैं। तो उनका भाई मेरे साथ प्रोग्राम चल रहा है, मैं साथ बात नहीं कर सकता हूँ। उनसे कहो मैं बाद में बात करूंगा जब प्रोग्राम खत्म होगा। तो दोबारा फिर मैसेज आया कि नहीं, बहुत इमरजेंसी होगी घर के अंदर, आप फौरी तौर पर बात कर लीजिए। तो मजबूर माजरत करके गए वो, और वहाँ पे लैंडलाइन से उन्हें बात की है। तो बेगम उनकी रो रही थी, कैसी अभी मुझे डाक में एक पार्सल मिला है और साथ में एक मैसेज आया है कि तुम्हारा बेटा जो यूनिलीवर लाहौर में काम करता है, हमें मालूम है वो कहाँ है, कैसे है। इस पार्सल में हम तुम्हारे लिए जो भेज रहे हैं वो कफन का कपड़ा है, क्योड़ा है, लुबान है, अगरबत्ती है, इस किस्म की चीजें हैं। इसलिए कि जैसे ही वो लड़का आएगा उसकी गोली मार के उसकी लाश तुम्हारे घर भेजी जाएगी। तो चूंकि हम उसको गोली मार के लाश तुम्हारे घर भेजने वाले हैं, और इसको रोकने का सिर्फ ये रास्ता है कि डॉक्टर साहब जो है वहां से इस्तीफा दे दें एज ए वाइस चांसलर, वरना ये पहला स्टेप है कि तुम्हारे बेटे की लाश आएगी कफन में। सेकंड स्टेप हम डॉक्टर साहब को बीच चौराहे में गोलियां मारेंगे। कराची में इतने लोग गोलियां पड़ती हैं, एक छोटी सी खबर होगी कि डॉक्टर साहब की गोली लगी। तो बेगम का रो रो के बुरा हाल, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि भाई चलो अच्छा यार, ये कपड़ा आ गया, किसी काम ही आएगा, चलो इसकी चादर बना लेते हैं, चलो इसके कपड़े सिलवा लेते हैं, सब कुछ। और बेगम ने कहा क्या कर रहे हैं भाई, वो सीधे सीधे उसने सारे पर्टिकुलर्स निकाल लिए हैं बेटे के, और ये कह रहे हैं कि हम उसको मार के उसकी लाश भेजने वाले हैं, और आपको मजाक की सूझी है। डॉक्टर साहब को फिक्र न करो। खैर कफन उन्होंने जलवा दिया, और फिर उनका मैसेज दिया कि भाई जो है आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। और एक दफा तो ये हुआ कि बल्कि डॉक्टर साहब घर में बैठे हुए थे, घंटी बजी, बाहर निकले तो एक उन्होंने बड़ा जिक्र किया इसमें थंडर स्क्वाड का। एक बड़ी मुतनाज़ चीज थी। तो डॉक्टर साहब ने उसका तस्करा इस अपनी किताब में अच्छे अल्फाज में नहीं किया है, और वजह इसकी है कि गालबन उसी में कुछ ऐसे वाक़यात यकीन होंगे कि जो माफिया के जो लोग होते हैं मुख्तलिफ तंजीमों में घुसते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस तंजीमों में घुसे थे और थंडर स्क्वाड में घुसे हुए थे। तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि मैं बाहर निकला तो बाहर बाइक पे एक लड़का खड़ा हुआ था, वो मेरे पास आया। उसने अपनी पैंट का पांचा ऊपर किया, उसमें एक पिस्टल लगी हुई थी, और उसने कहा आप आ जाओ यूनिवर्सिटी, और मैं जाके 7 गोलियां तुम्हारे बेटे के सीने में उतार रहा हूँ इस वक्त, ये बस बहुत हो गई हुई है। तो खासा उन्होंने वो किया। तो डॉक्टर साहब ने कहा तू चल पीछे, मैं भी आ रहा हूँ। और कहने मेरे घर में ये पिस्तौल थी और बंदूक लेके वहां पहुंच गया, उनको ढूंढता रहा, वो लोग सारे गायब हो गए। कहने इस तरह डर के रहने वाला मैं नहीं हूँ, और मैं भी बदला लेना जानता हूँ ये। तो डॉक्टर साहब किसी से उनको थ्रेट मिले, और बल्कि एक आध दफ़ा तो ये भी हुआ कि उनको बताया गया कि जनाब ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, कोई कहीं से कोई इत्तला आ गई थी कि आपके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है। तो इनको बाकायदा सिक्योरिटी वालों ने कहा कि जी क्योंकि कंफर्म है आप पे कातलाना हमले की बात है, तो कुछ अर्से के लिए आप एहतियात से काम लें, आप सड़कें बदलें, आप गाड़ी बदलें। कह लिया भाई मैं गरीब आदमी, एक पुरानी गाड़ी मेरे पास, वो भी यूनिवर्सिटी की है, दूसरी गाड़ी मेरे पास है नहीं, इतनी सड़कें कहाँ से बनाऊंगा, और दूसरे मैं खुद जाता हूँ अपने सब्जी खरीदने, सौदा खरीदने, मैं कहाँ से सिक्योरिटी ले सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कोई सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया और अपनी ज़िंदगी को उसी मामूलात के मुताबिक गुजारते रहे। अच्छा, एक इसमें इनके साथ वाकया भी पेश आ गया था, और ये वाकया यह था कि इनके एक स्टाफ ने जो कि पेटी कैश के जिम्मे था, तो जब पेटी कैश के जो उसने बिल सबमिट किए तो डॉक्टर साहब ने इसको पकड़ लिया कि उसमें कुछ बिल जाली थे, और ऐसे थे कि मुख्तलिफ डेटों के बिल थे और सीरियल नंबर 1 2 3 कर लगे हुए थे इनवॉइस। तो भी ये इतनी बड़ी दुकान पे इतने अरसे में टोटली 4 बिल पास में है, और चारों IBA के, एक इस डेट का, एक इस डेट का, इस डेट का। तो वो खासा भरम हो गया और उसने कहा जी ये आपका काम नहीं है, आप इसको ऑडिट को रेफर कीजिए और मैं ऑडिट से ओके करवाता हूँ और आप इसको पे कर दीजिएगा। कहेंगे भाई अगर इसको ऑडिट ओके कर भी देगा तब भी मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि ये फ्रॉड है। ये उस बंदे ने फिजिकली चाकू निकाला और चाकू निकाल के डॉक्टर साहब के सीने में मारा। डॉक्टर साहब लहूलुहान हो गए। जो वहां का अकाउंट का स्टाफ, बड़ी लंबी कहानी है। इस तरीके से डायरेक्टली इन्हें जान के खतरात को फेस किया। हर किस्म के स्टेक होल्डर बताते हैं। एक मारूफ किसी अंग्रेजी अखबार के जिक्र किया 2 जगह पे उन्होंने कि वो आए एक दफा और आने के बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब वो कुछ पैसे मांगे, बड़े सलीके से पैसे मांगे कि डॉक्टर साहब गर्मी बड़ी हो गई है, मैं सोचता हूँ गाड़ी बदल लूँ। उन्होंने कहा बदल लो। तो कह डॉक्टर साहब लेकिन गाड़ी बहुत महंगी आती है, तो कह मत बदलो। तो कह लेंगे अच्छा डॉक्टर साहब ऐसा है कि कुछ पैसे तो हैं मेरे पास, थोड़े से पैसों की कमी है। तो कह फिर किसी उधार ले लो।
तो कहने मैं इसीलिए आप पास आया था, कहने भाई मेरे पास कहाँ पैसे, मेरी अपनी गाड़ी तुम देख लो कितनी पुरानी है। तो अगले दिन से एक लंबी चौड़ी खबर लगा दी एजुकेशन रिपोर्टर ने डॉक्टर साहब के खिलाफ के वहाँ इनके खिलाफ कितने हंगामे चले, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। तो इनको बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता रहा, असातिज़ा से, अखबारी रिपोर्टर से, तमाम लोगों से। अच्छा, इसमें एक आदमी ने बड़े अच्छे भी ने जिक्र किया, मैं इसको पहले बताना भूल गया, कि एक बार उनको ये हुआ कि गवर्नर जहादास खान साहब होते थे एक ज़माने में, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया और बुलाने के चाय वाय पिलाई, गवर्नर हाउस पे कुछ देर गपशप मारते रहे। और कहने डॉक्टर साहब कहने जब वो उठ के जाने लगे तो फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा कि भाई आपके यहाँ आईबी में एक लड़का पढ़ता है, उसकी सिर्फ 2 नंबर से ज़रा जीपीएस की कम हो रही है, तो प्लीज़ ज़रा उसका ज़रा ख्याल कर लीजिए, कोई जानने वाला है। तो डॉक्टर साहब ने आके देखा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। कई महीने बाद मुलाकात हुई तो वो ने पूछा गवर्नर साहब ने कि क्या आपने वो काम कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मैं वो काम मैंने नहीं किया, मैं वो काम कर भी नहीं सकता हूँ। तो कहने लगे गवर्नर जहादास का ये था कि उसके चेहरे का कोई रद्दमल नहीं बदला, उसने इसको अपनी इंसल्ट नहीं समझा कि मैं गवर्नर होके कह रहा हूँ और ये काम नहीं कर रहा है। और वो बहुत ज्यादा फिर उनको मानने लग गए थे। सो मच सो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के कोई साहब गए गवर्नर के पास कि जी एक एडमिशन का मसला है, अगर आप फोन कर दें डॉक्टर अब्दुल वहाब को तो ये काम हो जाएगा। तो वो हंसने लगे, कहेंगे भाई वो किसी की नहीं मानते, वो मेरी भी नहीं मानेंगे, फायदा क्या उल्टे सीधे फोन कराने का, मुझे भी जिल करवाओगे। वो बंदा किसी की सिफारिश नहीं मानता है। ये डॉक्टर साहब की शोहरत थी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनके साथ फिर कुछ नहीं हुआ, इनके साथ कुछ हुआ। जान तो नहीं गई, इज्जत लेने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नौकरी पे इनका जो वहां से अखराज हुआ कराची यूनिवर्सिटी, वो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। बताते हैं कि 7 नवंबर को मैं तकरीर कर रहा था किसी तकरीब के अंदर एज ए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे। वहां मुझे मैसेज मिला कि जनाब आपको कमाल असफर साहब ने गवर्नर हाउस में याद किया है। तो कहने तकरीब रात को लेट खत्म हुई, मैं वहां गया तो वहां पे उनके सेक्रेटरी साहब इंतजार कर रहे थे। उसने बड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि जी आपको एज ए वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी हटा दिया गया है। तो डॉक्टर साहब हंसे, फिर कहा मेरी गाड़ी से एक छोटी डायरी पड़ी होगी और वो डायरी लेकर आई है। मैं इसका इक़्तिबास पढ़ता हूँ। मैंने उनसे कहा कि गाड़ी से मेरी डायरी मंगवा दें, वो समझे कि मैं कहीं फ़ोन करूँगा। मैंने अपनी डायरी में हज़रत उस्मान की वो तकरीर जो उन्होंने घर का मुहासा करने वालों के सामने की थी, उसके इक़्तिबासात सुनाए और बताया कि हज़रत उस्मान ने बड़े कारनामे उम्मत मुसलमान के लिए किए थे, मगर बागियों ने कुछ नहीं सुना और उन्हें शहीद कर दिया। दूसरा वाक़या जो मैंने अपनी डायरी में लिखा था वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, जिन्होंने करबला के मैदान में आखिरी खुतबा दिया और दुश्मनों से पूछा कि वो उन्हें क्यों कत्ल करना चाहते हैं, और ये भी कहा कि मैं तो रसूल का नवासा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, लेकिन बागियों ने सारी बात नजरअंदाज कर दी। तो कहने मैं तो इस सूरत हाल के लिए हमेशा से तैयार था कि मेरे कामों से कुछ नहीं होता, जिनको वार करना है वो मेरे ऊपर वार करेंगे, तो इसलिए मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कल से जाके आईबी में दोबारा बैठ जाऊंगा। फिर उनको कमाल असफर साहब ने बुलाया और बड़ा खुशी चेताते हुए कहा कि मुझे कल बुलाया था सदर लवारी साहब ने और मेरे ज़िम्मे 2 काम लगाए थे। और पहला काम तो ये था कि सिंध के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब की नौकरी हुकूमत ख़त्म करनी थी, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत थी, क्योंकि आपको याद होगा 6 नवंबर को गवर्नर फारूक लगारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो वफाकी हुकूमत जो थी उसको ख़त्म किया था, तोड़ा था। तो सेम डे उन्होंने जो सिंध की गवर्नमेंट को भी तोड़ा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत थी। लेकिन साथ में कहा कि दूसरा काम कोई करना है। ये फारूक लगारी साहब ने कहा कि आप जाके जो अब्दुल वहाब साहब हैं इनकी कराची यूनिवर्सिटी से छुट्टी की। बहरहाल कमाल असफर साहब ने ये वजह तो नहीं बताई कि उनसे फारूक लगारी साहब ने क्यों इसरार किया था कि आप जाते ही पहला एक काम ही करें कि डॉक्टर अब्दुल वहाब की छुट्टी करें 7 नवंबर को, जबकि सिंध गवर्नमेंट टूटी थी, फेडरल गवर्नमेंट टूटी थी। उसकी वजह उन्होंने बताई कि फारूक लगारी साहब बुनियादी तौर पे अमेरिका गए हुए थे और वहाँ पे वो उसकी वजह डॉक्टर साहब ने बताई है कि जब फारूक लगारी साहब जिस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के एक चोटी के साइंसदान मौजूद थे जो उनसे खासा जेलसी रहते थे, खासा हसद भी करते थे। तो जब मौका मिला तो उनको मौका मिल गया, उन्होंने फारूक लगारी साहब को आमादा कर लिया कि आप कराची यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वो साहब जो चोटी के साइंसदान जो थे वो बड़े मारूफ साइंसदान, वो खुद भी कराची यूनिवर्सिटी में होते थे, तो एक नाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं।
خیر نام تو نہیں بتایا انہوں نے، لیکن اشارے بڑے واضح دیے کہ جو چوٹی کے سائنسدان تھے وہ کیمبرج یونیورسٹی میں تھے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے کون سے چوٹی کے سائنسدان تھے جو کیمبرج یونیورسٹی کے فیلو بھی تھے۔ ایک بہت عمدہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو پڑھیے گا ضرور، اور اس کے اندر جو سبق دیا ہے وہ سبق ہمیں سیکھنے کی چیز ہے۔ تو مجھے اس کتاب کو تعارف کرانے میں دیر تو کافی ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کتاب کو لیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔